Hello everyone, welcome to Formulator Online Plus. In this lecture, we will study about the artificial intelligence, right? आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुन रखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आजकल हम लोग कुछ ज्यादा ही इसके बारे में सुन रहे हैं, राइट? अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल ले जो कॉमन है सबके लिए, सबने यूज किया होगा, जो कॉमन है जो सबने यूज किया होगा, तो अगर देखा जाए तो अगर हम लोग कहें लैंग्वेज बेस्ड, राइट, तो आपके फोन में गूगल असिस्टेंट है, आपने सुना ही होगा, यूज भी किया होगा, कर भी रहे होंगे। तो गूगल असिस्टेंट भी है आपका, क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो कि आपके क्वेरी का आंसर करता है लाइक ह्यूमन, राइट? हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह क्यों रहे हैं इस चीज को? क्योंकि अगर आप कोई भी चीज पूछते हैं गूगल असिस्टेंट से तो वो आपको आंसर भी वैसे ही करता है जैसे किसी ह्यूमन ने आंसर किया हो, राइट? फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो आपका एप्पल में आता है सीरी। सीरी से भी सेम चीज कहते हैं, आप जो भी चीज पूछते हैं या फिर जो उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, रिप्लाई कर देती है, राइट? ऐसे ही अगर हम लोग रोबोटिक्स की बात करें, आप लोगों ने सुना होगा सोफिया के बारे में, जो कि आपका एआई बेस्ड रोबोट है, जिससे भी आप किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स भी करेगी, और साथ ही साथ उसमें कुछ इमोशंस भी डाले गए हैं। इमोशंस वैसे नहीं है बट एक हाँ कुछ हद तक है उसमें डाला हुआ, जिससे कि वो हंसना या फिर थोड़ा अपने भाव या जेस्चर को चेंज करना, ये सब उसमें है। तो सोफिया भी है जो कि आपका रोबोटिक्स के अंदर है। देन आपका अगर इंडियन की बात करें तो इंडियन के अंदर आपका जो रश्मि नाम का रोबोट है, वो भी बहुत सारे लैंग्वेज में वो आपको रिस्पॉन्स दे सकती है। दैट मीन्स कि यहाँ से एक बात ये समझ में तो जरूर आ गई कि हम लोग आखिर एआई में चाह क्या रहे हैं और पढ़ेंगे भी क्या। तो एआई बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि मशीन ऐसे रिएक्ट करे जैसे कि कोई ह्यूमन कर रहा हो, राइट? हम लोग चाह रहे हैं कि मशीन को वो चीजें प्रोवाइड कर दे जो एक ह्यूमन जैसा बिहेव करने लायक हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो रोबोटिक्स ही हो, रिस्पॉन्स आपका कहीं से भी आ सकता है। दैट मीन्स कि आप एक कंप्यूटर को भी एआई बेस्ड बना सकते हैं, आप एक चाहे तो अपना सर्च इंजन भी बना सकते हैं जो एआई पे बेस्ड हो। तो सिर्फ रोबोटिक्स नहीं सोचना है कि एआई बेस्ड हमारा रोबोटिक्स हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, स्मार्ट डिवाइसेज हो सकते हैं। आज के डेट में देखें तो हमारे पास जो एसी है, इवन कूलर है, इवन फ्रिज है, वो सब एआई बेस्ड आने लगा है। कहने का मतलब एआई बेस्ड आने का क्या मतलब कि वो आपके एक्टिविटीज को सेंस भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू वो अपने आप से ही डिसीजन भी ले सकते हैं। कि सपोज अगर जैसे अगर हम लोग एसी की ही बात कर लें तो एसी में क्या आजकल आ गया है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और जब लगता है कि टेम्परेचर मेंटेन है या फिर ज्यादा ही कम हो रहा है तो वो अपने आप ही टेम्परेचर को चेंज भी कर लेता है अकॉर्डिंग टू, राइट? अगर कुछ और भी बातें करें तो जैसे आजकल आजकल नहीं, बहुत पहले से भी आ रहा है कि वो डिपेंड करता है, वो देखता है कि रूम में जो एंटर हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सारी सेटिंग खुद कर लेता है, रिकॉग्नाइज करके कि रूम में किसने एंटर करा है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग भी वो चेंज कर लेता है। एआई का यूज हम लोग मेडिकल में भी करते हैं, रिसर्च में भी करते हैं, एयरलाइंस में भी करते हैं, बहुत सारी जगहों पे करते हैं। अभी तक हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही रिफाइंड एआई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट एक लेवल तक हमारे पास है कि अवेलेबल है, राइट? तो यहां से एक बात हमें समझ में आ गई क्लियर कि एआई में हम लोग जनरली करेंगे क्या। तो सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस देख लें, इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, थोड़ा हिस्ट्री भी देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी। ऑल्दो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ एक कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपका कहीं से भी बन सकता है और शॉर्ट नोट्स में लिखने को दे सकते हैं। बट सबसे अच्छी बात मानी जाती है कि किसी भी चीज के हिस्ट्री को जानना जरूरी है, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि आखिर डेवलपमेंट में हो क्या रहा है, राइट? तो सबसे पहले आप लोग ये सिलेबस लिख लेंगे। आप लोग का सिलेबस है जो 4 मॉड्यूल में बांटा गया है। ये 4 मॉड्यूल है आपका। पहला मॉड्यूल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सेकेंड मॉड्यूल यहाँ रहा, थर्ड ये है, और ये फोर्थ है। इस पे हम लोग बारी बारी से डिस्कस तो करेंगे ही, दैट्स व्हाई हमें अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं। देन हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और आपका सीक्वेंस से ही चलेगा, और टाइम कम है इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे क्या कि हर एक टॉपिक को आपको क्लियर कर दे। बहुत डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, और वैसे भी डीप में बहुत ज्यादा डीप में सिलेबस है भी नहीं। अगर एआई की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सिलेबस हो जाता है, इवन इस पे पूरे का पूरा डिग्री कोर्स होता है, राइट? बट एक सेमेस्टर में आपका है, दैट मीन्स कि एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए कि एक्चुअली में एआई है क्या और एआई में हम लोग करते क्या क्या चीजें हैं, राइट?
तो ये आप लोग नोट डाउन करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, देन आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। तो ये आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है और क्या इसके गोल्स हैं, राइट। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारा क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, इंटेलिजेंस। एक तो देखें दो वर्ड से हमारा बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपको पता है आर्टिफिशियल मतलब क्या, इसका मतलब जो भी चीज ह्यूमन मेड हो, ह्यूमन मेड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं आर्टिफिशियल बोलते हैं, राइट। नेचुरली जो है वो तो नेचुरल है, जो इंसान ने बनाया है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल। देन अगर दूसरे वर्ड्स को देखें, दूसरे वर्ड को, तो ये इसका मतलब होता है पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ थिंकिंग। दैट्स वाई हम लोगों को कहा जाता है इंटेलिजेंट, पावर ऑफ थिंकिंग, क्योंकि एक ह्यूमन क्या कर सकता है। अगर मोर जनरल बात हम लोग करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ह्यूमन जैसा बनाए, क्योंकि हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा अच्छा इंटेलिजेंस आ सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है हम ह्यूमन जैसा बनाना। बट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग रैशनल थिंकिंग की बात करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि ह्यूमन मेड और दूसरा है पावर ऑफ थिंकिंग, यानी कि दोनों मिलकर आपका क्या बन रहा है कि जो कि ह्यूमन मेड पावर ऑफ थिंकिंग, राइट। हमें जो थिंकिंग मिली है वो गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है, बट हम एक ऐसा इंटेलिजेंस तैयार कर रहे हैं जो हमारे द्वारा बनाया गया है, और उसका यूज हम लोग किस पे करना चाह रहे हैं, मशीन पे, यानी कि मशीन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवा दे, ताकि मशीन भी हमारी तरह ही काम कर सके, हमारी तरह ही सोच सके, हमारे तरह ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, राइट। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आजकल जो देख रहे हैं जितने भी मशीन्स आ रहे हैं, या कंप्यूटर पे भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि आप खेल रहे होते हैं, सामने से आपके साथ खेल रहा होता है, तो वो भी क्या करता है, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिस्पॉन्स देता है, राइट। तो वही चीज आपका क्या है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू द मशीन, राइट। तो ये अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक इन जनरल डेफिनेशन जो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जिस तरीके से समझे हैं तो उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो ये एक इन जनरल डेफिनेशन है। इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय विच वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन विच कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन, एक्ट लाइक अ ह्यूमन, थिंक लाइक अ ह्यूमन एंड एबल टू मेक डिसीजन। यानी कि हम लोग अब काम करवाना चाह रहे हैं किससे, एक मशीन से जो कि हमारी तरह ही सोच सकता हो, हमारी तरह ही एक्ट करता हो और हमारी तरह ही रिस्पॉन्स करे, राइट, और डिसीजन भी ले सकता हो। तो ये हो गया इन जनरल डेफिनेशन जो हम लोग अपने आप में समझे। बट अगर देखा जाए एक डेफिनेशन ये है जो जिन्होंने दिया है जॉन मैकार्थी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एआई, फादर ऑफ एआई। एक ऑब्जेक्टिव में आपका बन सकता है क्वेश्चन। तो फादर ऑफ एआई कहते हैं किनको, जॉन मैककार्थी को। ऑल्दो अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हमारा हिस्ट्री एआई का जो चल रहा है तो वो 1940 से ही मान के चल सकते हैं कि हमारा एआई में काम होना शुरू हुआ था। बट एक्चुअली देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि 1954 के आसपास में हम लोग इस टर्म को कॉइंड किए थे। इतनी पुरानी चीजें हैं, बट हमें अब लग रहा है कि ये नया है। इतना भी नया नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट फेज जो है अब थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ज्यादा है। अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत ज्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं कि एआई वॉर की तरह भी हो गया है। क्योंकि अगर देखें तो जैसा कि एलन मस्क की जो कंपनी है ओपन एआई, उन्होंने क्या करा है, ओपन एआई, तो ये एक चैटबॉट तैयार करके दिया है। इंटेलिजेंट चैटबॉट है जो कि आपके जो भी सवाल होंगे, जैसे भी सवाल हो, इट डजंट मैटर कि आपके सब्जेक्ट से हैं या किसी और के सब्जेक्ट से हैं, वो बड़े ही आसानी से ये चैटबॉट जो है ओपन एआई आपका आंसर कर देता है, राइट। तो ये क्या है, बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो ये एलन मस्क ने अभी पिछले ही साल लॉन्च किया था। इसी के साथ आपका गूगल ने भी क्या किया, एक बार्ड नाम का अपना बनाया है, बार्ड, जो कि वॉइस रिकॉग्निशन पे काम करेगा।
राइट। आप जो भी कुछ सवाल उससे पूछेंगे वो बहुत ही एक्सपर्ट की तरह आपको जवाब देगा। ऑल्दो ये अभी पब्लिक में नहीं है, बट ये आपका पब्लिक डोमेन में है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपका अभी एक तरीके से कह सकते हैं वॉर भी छिड़ा हुआ है। ये जो बना है आपका ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी लगे हैं, एलन मस्क लगा हुआ है, एलन मस्क, और मार्क जकरबर्ग भी इसमें मिला हुआ है। ठीक, तो ये सब मिलकर के ओपन एआई एक बनाए हैं प्लेटफॉर्म, आप भी यूज कर सकते हैं। ओपन एआई chat.openai.com, ai.com। यहाँ पे आप कोई भी सवाल पूछेंगे वो आपको आंसर कर देगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी डोमेन से हो, वो जवाब दे देगा। वह वैसे ही अब इन्होंने, गूगल ने भी अपना क्या बनाया है, बार्ड है। तो अब आने वाला समय जो है सारा का सारा फोकस होगा इसी चीज पे, एआई पे ही। अब इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो ऑब्वियसली है कि कोई नई चीज है तो एडवांटेज तो होगा ही होगा, साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी आएंगे, बट देखेंगे लाइन बाय लाइन देख लेंगे। तो इनके द्वारा अगर देखा जाता है, जॉन मैकर्थी ने क्या कहा था कि द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, राइट। सेम चीज, उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाने की बात कर रहे हैं जो इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब हो जाता है कि जो डिसीजन खुद ले सके, राइट, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके खुद, और डिसीजन भी खुद ले सके, जैसे हम लोग लेते हैं, या जिनके पास दिमाग है वो सब ऐसे ही करते हैं, डिसीजन खुद से ही लेते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, उनके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी है। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू मेड अ सिस्टम दैट कैन थिंक देमसेल्फ, राइट। तो ये हो गया। अगर आप अपने लैंग्वेज में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर आपसे लिखने के लिए कहे, अगर आपको आ जाता है कुछ ऐसा तो एक लाइन ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं थोड़ा सा गोल ऑफ एआई का। गोल ऑफ एआई कहने का मतलब कि हम लोग एआई आखिर डेवलप करना ही क्यों चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि कॉपी करना, क्लोनिंग करना कह सकते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं। जो ह्यूमन काम कर सकता है वो काम हम किससे करवाना चाह रहे हैं, मशीन से करवाना चाह रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ये सब, बट मे बी इन फ्यूचर ये ह्यूमन के लिए ही एक तरीके से कह सकते हैं कि ये नुकसानदेह हो सकता है इन फ्यूचर में, बट स्टिल अभी तो अच्छा लग रहा है तो ठीक ही है। रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि जो हमारा दिमाग का जो इंटेलिजेंस है वो हम किसी मशीन पे कॉपी करेंगे, मतलब अपने तरीके का मशीन डेवलप करना चाह रहे हैं। दूसरा है कि सॉल्व नॉलेज। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये फिक्स है, ठीक, आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई बात आती है तो वो भी लगा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये जो हमने 4-5 लाइनें लिखी हैं यही फिक्स है, बट कुछ ना कुछ आपके पास तो मैटर होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, राइट। दूसरा है सॉल्व नॉलेज इंटेंसिव टास्क, यानी कि कोई ऐसा काम जिसमें हमारा नॉलेज जरूरत होता है। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमारे पास क्या है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉलेज इंटेंसिव टास्क है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, दैट्स व्हाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, राइट। तो हम एक ऐसा मशीन डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि अपने नॉलेज बेस से वो भी पढ़ाने का काम करे। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कहाँ पर, बट एक यूनिवर्सिटी में है, एक स्कूल में है जो एक रोबोट ही क्लास ले रहा है। तो वैसा काम भी वो कर पा रहा है, किसके थ्रू, एआई के थ्रू। क्योंकि एआई में क्या है कि आप इसमें थिंकिंग कैपेबिलिटी तो देते ही देते हैं, साथ में वो लर्न भी करता रहता है, चीजों को ऑब्जर्व करके वो सीखता भी रहता है और उसके अकॉर्डिंग काम भी करता है। आगे मिल जाएगा वो भी। थर्ड में अगर हम लोग देखें, बिल्डिंग अ मशीन विच कैन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस लाइक प्लेइंग चेस, ड्राइविंग अ कार। एक एग्जांपल अगर देखें इसका ड्राइविंग अ कार का, तो आपका टेस्ला जो है, टेस्ला ने टेस्टिंग किया था, टेस्ला जो कि ड्राइवरलेस कार है, राइट। ड्राइवरलेस कार है, वो सारा डिसीजन खुद ही कार लेता है। अगर सामने से कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल्स आता है तो वो खुद ही डिसाइड करता है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है या फिर ब्रेक अप्लाई कर देता है। इवन कि अचानक से कोई लिविंग थिंग भी आ जाए सामने तो वो ब्रेक अप्लाई कर पाता है। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, तो आपका सब थ्रू हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही, क्योंकि उसे ट्रेंड किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेंड किया जाता है, जैसे अभी आप क्या हो रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं ट्रेंड ही हो रहे हैं, राइट। नॉलेज गेन कर रहे हैं, इस नॉलेज को गेन करने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे। सेम वैसे ही
जब कोई हम डिवाइस बना रहे होते हैं उनको पहले ट्रेंड किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट में हम यही चीज पढ़ेंगे कि हम किसी मशीन को ट्रेंड कैसे करेंगे, किसी मशीन को में लर्निंग कैपेबिलिटी कैसे लाएंगे और वो कैसे डिसीजन ले सकता है। यही सब चीजें हम लोग को जनरली देखना है। प्लेइंग चेस से एक अच्छी बात इसमें क्या है कि एक इसी के अंदर जब डेवलपमेंट चल रहा था तो आईबीएम वालों ने एक डेवलप किया था एआई जिसका नाम था डीप ब्लू। अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो अभी मिलेगा हम लोगों को डीप ब्लू, जिसमें कि एक कंप्यूटर जो उस समय जो चैंपियन थे चेस के उसको इस कंप्यूटर ने हरा दिया था, राइट। तो 1997 के आसपास में आया था, तो देखेंगे हिस्ट्री में। तो ऐसे गेम बहुत सारे गेम आ जाते हैं, जैसे हम लोग टिकटॉक टो भी खेलते हैं अगर कंप्यूटर पे, टिक टैक टो। तो इस तरह के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, यानी गेम खेलने में, कार चलाने में, किसी भी चीज को ऑटोमेट करने में। बहुत पहले की स्टोरी है, जब हम लोग क्लास करा करते थे उसी समय की ये था कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनके बगीचे में कुछ ऐसे फव्वारे लगे हुए थे, जब पानी वो क्या कहते हैं, जब पत्ते सूखने लगते थे तो पानी ऑटोमेटिकली ही चलता था। तो ये सब एआई का ही देन था। भले मार्केट में इतना बूम नहीं करा था, बट ऐसे लोग करा करते थे। और अभी आजकल बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, हर चीज एआई बेस्ड है। इवन आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो भी एआई बेस्ड है, जैसे फेस रिकॉग्निशन कर लेता है, फेस को सेंटर पे ला देता है, अगर फेस देख करके आपका एज भी बता देता है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? तो ये सब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो रहा है। इमेज प्रोसेसिंग, सब ये सब चीज इसमें आपको मिलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एआई बस मशीन को सिर्फ क्या कहता है इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना है, डिफरेंट टाइप्स की चीजें वो सब हम लोग देखेंगे, राइट। फोर्थ अगर हम लोग पढ़ें, क्रिएटिंग सेम सिस्टम विच कैन क्रिएटिंग सम सिस्टम विच कैन लर्न न्यू थिंग्स बाय इटसेल्फ, डेमोन्स्ट्रेट इट, एक्सप्लेन एंड कैन एडवाइस टू इट्स यूजर। अगर इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहे तो अगर आप लोगों ने गूगल मैप यूज किया होगा, किया क्या होगा, यही कर ही रहे हैं गूगल मैप, जिसमें आप क्या करते हैं, जब देखते हैं तो आपको क्या, जब रास्ता वो नेविगेट करके बताता है तो रास्ते में क्या होता है, कुछ जगहों पे ऐसे ब्लैक रहेगा और कुछ जगहों पे इस तरीके से रेड दिखाता है। रेड दिखाने का रीजन क्या होता है? क्या एक्चुअल समय में, उस समय में ट्रैफिक को देख करके ये बता पाता है, जो जैसे अगर मान लेते हैं अभी देखें किसी सड़क पे, तो वहां की जो सिग्नल्स हैं उनके ट्रैफिक को देख करके वो अंदाजा लगा लेता है कि इस सड़क पे जो है हमारा इंगेज आ रहा है, यानी कि बहुत ही जाम लगा हुआ है या फिर जाना मुश्किल है, रश है बहुत, राइट। तो इस तरीके से देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि, और दूसरी चीज हिस्ट्री को देख करके, लाइक मान लेते हैं कि ये रोड हमेशा ही, ये यहां से यहां तक का जो रोड है हमारा, अगर मॉर्निंग टाइम में बात करें, स्कूल बसें इतनी निकलती हैं कि अगर डेली का रूटीन ही है। अगर हम लोग देखें तो हमारा बाईपास जो है, एक्चुअली मैं पटना में हूँ, तो अगर यहाँ देखें तो ये हमारा बाईपास कुछ इस तरीके से जाम हुआ रहता है। तो ये थोड़ा हिस्ट्री को भी देख करके, यानी कि डिसाइड करता है और वो हमें सजेस्ट करता है कि ये रोड आपका जाम मिल सकता है, राइट। तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही वजह से संभव है। तो आई होप ये क्लियर होगा गोल ऑफ एआई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में, अब हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देखते हैं नेक्स्ट में। ये कुछ आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, देखते हैं वन बाय वन। जैसे ये पहला एडवांटेज की अगर बात करें, रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। जैसे अगर कोई, हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोग से कुछ फॉल्ट हो सकते हैं, जैसे अगर थकावट है या फिर मन नहीं कर रहा है किसी काम को करने में, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, एरर कर सकते हैं। बट अगर हम कोई चीज मशीन से अगर करवाएंगे तो वो श्योर है कि वो ना थकेगा, ना वो, उसका ऐसा नहीं होगा कि मेरा मन नहीं कर रहा है आज नहीं करेंगे, राइट। तो मशीन हमारा थकता नहीं है, तो इस केस में हमारा क्या होता है कि रिडक्शन इन ह्यूमन एरर हो सकता है। बट इसमें सॉरी, हमने क्या बोला, रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, यानी कि जो हम लोग एरर कर रहे हैं, हम लोगों से गलतियां हो सकती हैं, वो उस गलतियों को ये कम कर देता है। अगर हम मशीन से करवाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि ये गलतियां कम करेगा या करेगा ही नहीं। वैसे ऐसा बोलना गलत होगा कि करेगा ही नहीं, करेगा, बट हम लोगों से कम करेगा। दूसरा अगर हम लोग देखें, यूजफुल फॉर रिस्की एरियाज। अगर हम कोई चीज मशीन से करवाएं,
कल्पना करते हैं कि हम ऐसा रोबोट बनाए जो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़े, रिस्की एरिया है हमारे लिए। क्या कर सकता है कि अगर ह्यूमन को भेजते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है, बट अगर हम मशीन को भेज दें तो हमारा लाइफ का नुकसान तो नहीं होगा। तो हम लोग अगर देख सकते हैं, तो अगर आर्मी में अगर हम लोग इसका यूज करें तो हमारा क्या हो जाता है कि वहां पे रिस्क ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग मशीन को भेज देंगे। ठीक। दूसरा हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई ऐसा सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि जो हम ऐसे प्लैनेट पे जाना चाहें जहां पे कि बहुत ही मुश्किल है सरवाइव कर पाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो मरकरी पे भी जाना मुश्किल है इंसान के लिए, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं जुपिटर पे, क्योंकि गैसियस है जुपिटर पे, तो इन सब जगहों पे एक आदमी का जाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ये दिन में बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में -300 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो इस केस में आप यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पाएगा आदमी। तो ऐसी जगहों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसा मशीन भेज दें जो कि थिंक कर सकता हो और हमारी तरह डिसीजन ले सकता हो। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम नहीं जा सकते हैं, बट हमने क्या देखा था, रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो अगर हमने अपना रेप्लिकेशन कर दिया है किसी मशीन पे और उसको भेजा है, तो वो जाकर के बड़े आराम से वहां पे रिसर्च करके आ सकता है, राइट। तो हम लोग इसको बड़े आसानी से रिस्की एरिया में भेज सकते हैं जहां पे लाइफ रिस्क नहीं होगा। जाएगा तो जाएगा, क्या जाएगा, हमारा मशीन जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में देखेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे नासा ने भी काम किया है इस पे। नासा के पास भी एआई से लैस डिवाइसेस थे जिसको भेजा था। तो हिस्ट्री में आते हैं तो बढ़ते हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद इस पे हम लोग रिलायबिलिटी, मतलब हाई रिलायबल, कि हम लोग ये ज्यादा रिलायबल हो सकता है, कहने का मतलब हम लोग इस पे भरोसा कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है कि मशीन वही उतना ही काम करेगा और बहुत ही क्या कहते हैं, एक ऑनेस्टी के साथ ही करेगा, कोई भी मशीन काम करेगा। क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर हमसे कोई मल्टीप्लीकेशन करने के लिए कहते हैं अभी इसको, तो अगर बात करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो फटाक से कर भी लेंगे क्योंकि कुछ मैथ के हैं, जैसा कुंतला देवी को देते देखते ही कर देती वो। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन है ह्यूमन से कहें करने के लिए, तो वो हो सकता है कि गलत कर भी सकता है, हमें एक बार रिचेक करना पड़ेगा, राइट। बट अगर हमने कंप्यूटर से बोला है तो वो करेगा ही। जो कंप्यूटर, जैसे हम लोग कंप्यूटर में भी कहते हैं कि हाईली रिलायबल होता है, वैसे ही आपका एआई भी हाईली रिलायबल होगा कि अगर इसको दिए ये टास्क, तो ये जब आंसर किया है तो हम मान सकते हैं कि ये आंसर आपका सही ही है, राइट। बट इतना भी हम नहीं कह सकते, कुछ कॉम्प्लेक्स में गलतियां भी कर जाता है। तो वो सब ट्रेनिंग की चीज है, जो कि हम लोग जब डेटा मॉडल देखेंगे तो उस पर देखेंगे कि कैसे ट्रेंड करते हैं। बट स्टिल हमारा रिलायबल तो होता ही है। फास्टर है, ऑब्वियस सी बात है, एक ह्यूमन को कोई काम देंगे वो टाइम लगाएगा, बट एक मशीन बहुत ही फास्ट पे में काम करता है, तो ये फास्टर तो है एक्चुअली में। डिजिटल असिस्टेंट, इसके बारे में अभी हम लोग बात किए थे, जो ये डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइड करा देता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट, सीरी है। और दूसरा, आप आजकल आप जितने भी वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे आपका एआई चैटबॉट मिल जाएगा, राइट। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, रेलवे की, आईआरसीटीसी की ही बात करें, तो आईआरसीटीसी ने भी अपना एक चैटबॉट बना के रखा है, शायद दिशा नाम है, दिशा। तो ये चैटबॉट आईआरसीटीसी ने बना रखा है, जिससे आप कोई क्वेरी करेंगे तो वो आंसर आपको मिल जाएगा। दैट इसी से मिलता जुलता आप कह सकते हैं कि ये 24/7 अवेलेबल है, क्योंकि कोई ह्यूमन को हमने बैठाया नहीं है। अगर आदमी को बैठाएंगे, अगर हम लोग असिस्टेंट के लिए, अगर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कस्टमर केयर के लिए, ठीक, कस्टमर केयर के लिए अगर हम लोग किसी आदमी को बैठाएंगे तो फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा डे एंड नाइट, राइट। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या करेंगे, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जगह पे एक चैटबॉट बना करके रख देंगे, जो कि इंटेलिजेंट है, वो आंसर कर सकता है क्वेरी, हमारा कोई क्वेरी होगा तो उसको आंसर कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो 24/7 अवेलेबल रहेगा, बिना थके, बिना भूखे, बिना प्यासे, राइट। फास्टर डिसीजन, जब कंप्यूटर से काम ही करवा रहे हैं तो डिसीजन भी अगर जो लेगा तो वो क्विक ही ले लेगा। अगर एक आदमी को, अगर नॉर्मली देखते हैं कि अगर कुछ डिसाइड करना पड़ जाए तो थोड़ा सोचता है,
चार चीजें, ये होगा वो होगा क्या होगा, तो डिसाइड करना थोड़ा उसके लिए मुश्किल होता है। बट एक कंप्यूटर है ना, इसके पास इमोशन है ना कुछ है, तो वो एक तरीके से डिसीजन भी आपका फास्ट ले सकता है। तो ये कुछ आपका एडवांटेजेस हैं, जो रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, यूजफुल फॉर रिस्की एरिया, हाई रिलायबिलिटी, फास्ट डिजिटल असिस्टेंट, फास्टर डिसीजन, 24/7 अवेलेबिलिटी। तो एक्चुअली में ये सारा कुछ थ्योरी वाला पोर्शन है, ये आपको खुद से रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर समझा दे रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा आसान हो जाए, बट आपको करना पड़ेगा। थ्योरी में ऐसा ही होता है। बट स्टिल जब जब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे तो ये चीजें जो है, अभी आपको हो सकता है कि लग रहा होगा कि अरे यार ये रटना पड़ेगा, बट स्टिल वो कह रहे हैं कि जब हमारा टॉपिक में शुरू हो जाएगा तो ये चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये खुद से लिख पाएंगे कि क्या क्या कर सकता है, क्योंकि हम चीजों को और जान पाएंगे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है आपका कि हाई कॉस्ट लगेगा आपका, क्योंकि अगर आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं या डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा कॉस्ट हाई तो लगेगा ही। इसके लिए हम लोग प्रोसेसर भी अलग यूज करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेज भी अलग से यूज करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सेंसर्स की ज़रूरत होती है। अगर आप एक मोबाइल से एक अंदाज़ा लगा के चले तो जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो मान के चलते 4-5 सेंसर तो हमें मिलता है, बट हमारे पास और भी तरीके के सेंसर्स हैं जो कि बहुत ही महंगे मोबाइल में मिलता है, तो दाम ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाता है, तो कॉस्ट हाई है। फिर उसके बाद इसके लिए क्या चाहिए कि आप किसको हायर करते हैं, हाईली एक्सपर्ट आदमी को हायर करते हैं जो इस चीज को डिजाइन करे, तो उनको पे आउट करना, तो ये थोड़ा कॉस्टली है आपके लिए। एक्चुअली में ये अभी के सिनेरियो में तो हम लोग कह सकते हैं कि कांट रिप्लेस ह्यूमन, राइट, बट इन फ्यूचर नहीं पता कि वो ह्यूमन को रिप्लेस कर दे या ना कर दे, क्योंकि हम लोग इतने आगे इसमें बढ़ना चाह रहे हैं कि वो हमारी हमारी तरह तो छोड़िए, हमसे ज्यादा कुछ सोच सके। कल को ये ना हो जाए कि वो हमसे ज्यादा सोचे और हमें खत्म करने लग जाए। बट अभी की सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन को अभी क्या कभी भी ह्यूमन को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप का कॉपी तो नहीं बना सकता है, जैसे रिप्रोडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एआई है, ठीक है, इंटेलिजेंसी है, बट रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं उस केस में कि ये ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट ह्यूमन के थिंकिंग को रिप्लेस तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उससे ज्यादा ही थिंक कर सकता है, राइट, क्योंकि हम लोग ह्यूमन के थिंकिंग में क्या सोच सकते हैं, हमारी थिंकिंग या आपकी थिंकिंग बराबर तो है नहीं, हो आपकी ज्यादा हो सकती है, मेरी ज्यादा हो सकती है, मेरे से भी ज्यादा किसी की हो सकती है। तो हमारा एआई सिस्टम में अगर कुछ बनाएंगे तो उसकी इतनी ज्यादा होगी कि हमसे कई गुना ज्यादा सोच सकता है, राइट। तीसरा क्या है, डजंट इम्प्रूव विथ एक्सपीरियंस। सही है, क्योंकि मशीन है, उसमें अगर हम लोग कोई भी चीज कह रहे हैं तो वो इम्प्रूव नहीं कर सकता है एक्सपीरियंस के साथ। अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल लें तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके, प्रैक्टिस करके अपने दिमाग को तेज कर लेते हैं, बट इसका ये नहीं हो सकता है फिलहाल के लिए, बट इन फ्यूचर हो भी जाएगा कि वो इम्प्रूव कर सकता है एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि इसमें लर्निंग टेक्निक तो है ही, तो लर्निंग करते करते वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, बट दूसरे एस्पेक्ट में नहीं। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, जैसे ह्यूमन का नेचर नेचर है कुछ ना कुछ रहेगा, तो मशीन है, ऑब्वियस सी बात है, क्रिएटिविटी में लैक तो होगा ही। जो हम कर सकते हैं वो थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ क्या, टफ तो है ही कि वो कर ले। बट एक चीज और बता दें कि अभी जो हमारे पास एआई अवेलेबल है वो बहुत ही बेसिक एआई अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा काम वो हमारा करके दे देगा। अगर जो हम लोग ओपन चैट की ही बात कर रहे थे तो उसके आंसर पे हम लोग रिलायबल नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अभी लर्निंग पीरियड में है। लर्निंग पीरियड क्या है, तो उसको ट्रेंड ही किया जा रहा है, राइट। इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाए। तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, ये न्यू थिंग क्रिएट करके नहीं दे सकता है हमें। आगे देखेंगे तब ये भी क्लियर होगा कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जब आगे देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के एआई हैं, तो डिफरेंट टाइप के एआई से पता लगेगा कि वो किसी खास चीज को ही कर पाएगा या फिर इन जनरल कर पाएगा। तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी। चौथा देखते हैं, रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस पे बहुत ही ज्यादा बहस छिड़ा हुआ है जब से मार्केट में ये जो आपका ओपन एआई आया है, तब से इस चीज पे बहुत ज्यादा बहस हो रहा है, रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। क्योंकि होता क्या है कि वो जो आपका ओपन एआई है चैटबॉट,
ओपन एआई चैटबॉट। इससे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके के इक्वेशन को तो सॉल्व करवा ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर कोई सपोज मान लेते हैं आईटी में है और आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो या फिर कोई सर्टेन लाइन ऑफ कोड लिखवाना चाह रहे होंगे या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है, तो आप इसको दे सकते हैं, ये आपके लिए सॉल्व करके दे देगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देने लगता है। तो जिसकी वजह से अगर कल को ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर ले तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ लोगों की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो काम हम महीनों में कर सकते हैं, इसके साथ बैठ के आप घंटों में कर सकते हैं उस काम को, क्योंकि सोचने के लिए इसके पास सारी कैपेबिलिटी है। आप कोई भी अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे बात करें तो ये आपका काम इतना आसान कर देता है, जो लॉजिक आप सोचने में घंटों महीनों लगा सकते हैं वो लॉजिक ये आपके लिए 10 से 15 सेकंड में सोच के दे देगा और साथ ही कोड भी कर देगा। दूसरी चीज, ये तो हुआ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करें, अगर हम लोग कुछ ऐसे मशीन डेवलप कर ले, जैसे अगर हम अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दे रहे थे कि एक स्कूल में है जो आपका रोबोट ही पढ़ाने का सारा काम करती है, वो एक अकेली रोबोट है जो कि मैथ, साइंस, हिंदी सब कुछ पढ़ा देती है। तो वैसे केस में क्या होगा, 4 रोबोट बैठा देंगे, हमारा स्कूल बहुत अच्छे से चलेगा, टीचर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये सब खैर इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हम लोग डिस्कस करें, बट हाँ कहीं ना कहीं ये तो है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क आपका आएगा ही। लास्ट बट नॉट लिस्ट, नो फीलिंग्स एंड इमोशंस। मशीन है तो मशीन ही रहेगा, उसके पास फीलिंग एंड इमोशन एक हद तक लाया जा सकता है बट कंप्लीट नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़े एक ह्यूमन का इमोशन जो होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। तो आई थिंक मशीन को दे पाना थोड़ा सा टफ है, बट है एक लेवल तक है, क्योंकि जो सोफिया का एग्जांपल दे रहे थे वो हंसती भी है, मुस्कुराते भी है, कुछ फनी बात बोलने पे हंस भी देती है, तो वैसा इमोशन तो है ही, बट कंप्लीट इमोशन तो नहीं आ सकता है, राइट। तो ये आपका था कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं आपका क्या बच्चा है। आप थोड़ा हिस्टोरिकल बात करेंगे, तो हिस्टोरिकल में जो इम्पोर्टेंट होगा वही करवा देते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा डेटा आपको याद रखना पड़ जाएगा, तो जो खास के इम्पोर्टेंट है वही करवाएंगे, राइट। चलिए अब थोड़ा हिस्टोरिकल देख लेते हैं कैसे कैसे हमारा एआई जो है बढ़ा है। तो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, राइट। ये आपके लिए कोई पूछ नहीं रहा है एग्जाम में, इवन 7 नंबर में तो नहीं पूछेगा, बट स्टिल हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव में बन जाए, या फिर अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो वहां पे हो सकता है पूछ ले, राइट। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एआई में अगर कहें तो इन्वॉल्व होना कब से शुरू हुआ, तो अगर देखा जाए तो 1950 से इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, जब एलन ट्यूरिंग जो थे, ट्यूरिंग मशीन के लिए भी इनको जाना जाता है, तो एलन ट्यूरिंग जो थे वो एक टेस्ट प्रपोज किए थे, राइट, कि कोई मशीन ह्यूमन जैसा है या नहीं, तो उसके लिए उन्होंने एक टेस्ट प्रपोज किया था। तो वही टेस्ट हम लोग सिलेबस में भी है, जो आपका वेरी फर्स्ट टॉपिक है आफ्टर द ओवरव्यू, जो एलन ट्यूरिंग जो टेस्ट है वही है। तो उन्होंने 1950 में एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें एक बोले थे, एक बात भी बोल रहे थे कि कैन मशीन थिंक, इसी में प्रपोज किए थे ये टेस्ट, कैन मशीन थिंक, कैन मशीन थिंक। ये एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें, या इनका एक कह सकते हैं रिसर्च पेपर था, जिसमें ये बात उन्होंने कही थी कि क्या मशीन सोच सकता है या नहीं। तो इसी के लिए एक टेस्ट प्रपोज किए थे एलन ट्यूरिंग, जिसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा। तो सिंपली अभी ध्यान रखना है कि 1950 में एलन ट्यूरिंग प्रपोज द टेस्ट विच कैन चेक अ मशीन एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर इक्विवेलेंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट। यानी कि हम मशीन को इस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं जिससे ये पता लगा सकें कि वो मशीन की जो इंटेलिजेंसी है वो ह्यूमन जैसा है या नहीं है। तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, राइट। अभी फिलहाल देन आपका 1955 में एक साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट ही कह सकते हैं, एलन न्यूबेल एंड Herbert A. Simon created the first AI program which was named Logic Theorist
ये एआई बेस्ड एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया था। कौन? ये दोनों मिलकर, एलन न्यूवेल एंड हर्बर्ट ए साइमन, जो कि 52 प्रॉब्लम मैथमेटिकल, कह सकते हैं मैथमेटिकल थ्योरम को, 52 में से 38 थ्योरम को सॉल्व कर दिया था, राइट। तो सबसे पहला जो बना था, अगर कह सकते हैं प्रोग्राम, तो ये है इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहला एआई बेस्ड जो प्रोग्राम हमारा था वो था लॉजिक थियरिस्ट, जो कि प्रूव किया था क्या, 38 आउट ऑफ 52 मैथमेटिक्स थ्योरम को, राइट। और साथ ही साथ एक न्यू वे भी कह सकते हैं, एक न्यू वे क्रिएट किया, जिसके थ्रू भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते थे, राइट। देन हम लोग बात करेंगे ये सब सीधे आपको हिस्टोरिकल डेटा है, जिसको सीधे रट लेना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि बताएं। 1956 में जो कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को अडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा? जॉन मैककर्थी के द्वारा। तो जॉन मैककर्थी कौन है, आपको अगेन बता देते हैं कि यही, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ एआई। फादर ऑफ एआई, इनका डेफिनेशन हमने लिखवा दिया था पहले ही। तो द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट एडॉप्टेड बाय अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैककर्थी। कहाँ पे भाई? तो डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में। ये 2 महीने का कॉन्फ्रेंस चला था। इनके साथ 2 और व्यक्ति थे जिनके साथ ये कॉन्फ्रेंस चला था। वहीं पे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करी, राइट। और यहीं पे एक चीज और अगर देखेंगे तो लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जॉन मैककर्थी ने ही बनाया था, स्पेशली डिजाइन किया था फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट अगर यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ द फर्स्ट एआई विंटर में जब ये शुरू हुआ था, तो देखेंगे कि वहां पे लिस्प को मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना बंद कर दिया, यानी कि अब लिस्प हमारे यूज के लिए नहीं है। बट उन्होंने लिस्प को भी बनाया था, यानी कि लिस्प के क्रिएटर कौन थे हमारे? डेवलपर, तो जॉन मैककर्थी। लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसके लिए था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही था, राइट। आगे बढ़ते हैं 1966 में। 1966 में एक थे हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट ही कहेंगे, जोसेफ वैजन बॉर्न क्रिएटेड द फर्स्ट चैटबॉट एलिजा। ये जो हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे पहला चैटबॉट है। किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ दे, अगर सबसे पहला आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो लॉजिक थियरिस्ट। फादर ऑफ एआई की बात करेंगे जॉन मैककर्थी। लिस्प को किसने डेवलप किया था? जॉन मैककर्थी। जोसेफ वाइजनबॉम क्रिएटेड द फर्स्ट चैटबॉट एलिजा। मोस्ट प्रोबेबली ये तो नहीं आपसे पूछेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि चैटबॉट से पूछ ले, क्योंकि एआई अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा बूम पे है। तो अगर टेक्निकल एग्जाम होगा तो मे भी पूछ सकता है कि फर्स्ट चैटबॉट क्या था? एलिजा। फिर बात करते हैं 1972 में द फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया, कहां? जापान में, जिसका नाम था बैबोट 1। ठीक, ह्यूमनॉइड रोबोट कहने का मतलब जो कि ह्यूमन जैसा परफॉर्म कर सके, ह्यूमन जैसा एक्ट करता हो, वैसे ही रोबोट को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमनॉइड, राइट। तो सबसे पहला ह्यूमनॉइड जो बना था बेबॉट। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। बेबॉट करेंगे तो क्या है, वो कैसा दिखता है वो आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं। देन यहाँ पे है, रेड से लिखे हैं क्योंकि ये दिक्कत वाली बात है। द फर्स्ट एआई विंटर। द फर्स्ट एआई विंटर 1974 से 1980। इस लाइन से कुछ आइडिया नहीं लग रहा होगा। बात यह है कि ये यूएसए की बात है। तो यूएसए में ठंडा पड़ना, विंटर सीजन बहुत ही बेकार माना जाता है, राइट। तो उसकी वजह से इन्होंने इसको टर्म जो दिया है, बुक में जो टर्म दिया है इन लोगों ने, द फर्स्ट एआई विंटर, यानी कि एआई के डेवलपमेंट में बाधा, सबसे पहला बाधा एआई के डेवलपमेंट में कब से कब आया? 1974 से 1980। ये बाधा क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके डेवलपमेंट के लिए फंडिंग जो है बहुत ही कम कर दिया, या कहें नहीं ही देने लगे। तो यानी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पे खत्म हो गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो जिसकी वजह से 1974 से लेकर 1980 तक को कहा जाता है द फर्स्ट एआई विंटर, जिसमें कोई भी डेवलपमेंट इसमें नहीं हुआ। देन उसके बाद बूम पे फिर से आया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1980 से लेकर के 1987 तक। उसी में 1980 में एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया कि अब क्या था, अभी तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा चल रहा था वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था।
प्रॉब्लम सॉल्व जरूर कर रहा था, बट कोई डिसीजन या कोई एडवाइस देने जैसी चीज नहीं था। देन हमारा 1980 में, ये भी एक इंपॉर्टेंट रखेगा कि 1980 में ही हमारा आया क्या, एक्सपर्ट सिस्टम, जो डिसीजन के साथ साथ एडवाइस भी दे सकता है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है एक्सपर्ट सिस्टम, राइट। देन फिर हमारा दूसरा विंटर आया, द सेकेंड विंटर, एआई विंटर कहेंगे, नॉट ओनली द विंटर। इससे क्या होगा, सेकेंड एआई विंटर आया कब से, 1987 टू 1993। देन आगे देखते हैं, ये सब फैक्चुअल है, सिर्फ डेटा है, आप लोग इसको जो है सिर्फ याद कर लेंगे कब क्या आया नहीं आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1987 टू 1993 तक क्या चला, सेकेंड एआई विंटर, राइट। अब आगे का देखते हैं कौन सा है आपका। फिर आया आपका 1997 में, यही इसी की बात हम लोग कर रहे थे, 1997 में डीप ब्लू, जो आईबीएम वालों ने बनाया था, डीप ब्लू, डीप ब्लू, जो कि एक चेस चैंपियन को हरा दिया था, पहली बार किसी चेस चैंपियन को हरा दिया था 1997 में। जो चेस चैंपियन थे, यानी कह सकते हैं डीप ब्लू डिफीटेड गैरी कैस्परोव, कैस्परोव, गैरी कैस्परोव। ये कौन थे, चेस चैंपियन, वर्ल्ड चेस चैंपियन, वर्ल्ड वर्ल्ड चेस चैंपियन। इनको किसी मशीन ने हरा दिया। जो उस समय के थे 1997 में वर्ल्ड चेस चैंपियन थे गैरी कैस्परोव, जिसको किसने, एक मशीन ने हरा दिया, जो एआई बेस्ड था, डीप ब्लू, जिसको डेवलप किसने किया था, आईबीएम ने, आईबीएम ने, राइट। तो फर्स्ट टाइम कोई किसी गेम में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो मशीन है वो हरा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं 2002 की, 2002, 2002 में एक रूम क्लीनर रोबोट कह सकते हैं, कि रूम क्लीनर रोबोट बना, बुम्बा, नाम है रूम्बा, रूम्बा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम एआई एंटर्ड, अभी बहुत सारे ऐसे क्लीनर आते हैं रूम के लिए, एआई एंटर्ड द होम, होम, जैसे 1990 में कंप्यूटर आ गया था सबके घर में, वैसे ही 2002 में एआई अब घर में आने लग गया, इन द होम, इन द फॉर्म ऑफ रूम्बा, रूम में आ गया, यानी कि रूम्बा, रूम बा, रूम्बा। ये क्या था, एक वैक्यूम क्लीनर था, वैक्यूम क्लीनर। ये अपने आप ही क्या करता था, रूम की सफाई करता था, अपने आप ही ऑब्जर्व कर रहा है एरिया को, कितने एरिया में है, कहाँ गंदगी है, कहाँ, और वैक्यूम क्लीनिंग अपने आप ही करता था, खुद से चार्जिंग वार्जिंग भी सब भी। जो अभी आता है, अभी बहुत सारे ऐसे आ गए हैं, एमआई वालों ने भी बना रखा है, जो आपके घर के चारों तरफ घूम घूम के सफाई करता है, पोछा भी लगाता है, और इवन बैटरी डिस्चार्ज के केस में वो अपने आप को चार्ज में इन भी करता है, राइट। देन नेक्स्ट आया हमारा 2006 की बात करेंगे, 2006, 2006 में जो कंपनी है, जैसे कंपनी कंपनीज लाइक फेसबुक, ट्विटर,
फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स started using AI, started using AI, क्योंकि इन लोगों के पास डेटा बहुत है, यूजर्स भी बहुत हैं, कुछ एल्गो ऐसे डिसाइड करने थे। अगर नेटफ्लिक्स की बात करें, कुछ ऐसे एल्गो डिसाइड करने थे कि नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि जिस भी रीजन में है लोग, राइट, और मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है हमारे सर्चिंग से या किसी चीज से, उन चीजों को ध्यान में रख के वो क्या करता है, हमें सजेस्ट करता है कोई वीडियोज या फिर कोई शोज जो है वो हमें सजेस्ट करता है नेटफ्लिक्स। वैसे ही फेसबुक में भी अगर देखें तो हमारे पास फेसबुक में जो ऐड आते हैं वो डिपेंडेंट होता है कि हमने क्या क्या सर्च किया है, या हमारा जो डिटेल है उसमें हमने अगर कोई इंटरेस्ट अपना लिख रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करता है, फेसबुक आपको ऐड दिखाने का भी काम करता है, राइट। तो इन लोगों ने क्या यूज करना शुरू कर दिया 2006 में, कंपनी लाइक फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, ये सब जो है एआई को यूज करना शुरू किया। ये तो खुद ही 2004 में आया ही था, 2 साल बाद ही यूज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट 2006 के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं 2011, अगेन आईबीएम। 2011 आईबीएम वाटसन वॉन अ क्विज शो। 2011 में आईबीएम का था वाटसन, आईबीएम वाटसन एक क्विज शो जीत जाता है, जिसमें कि एक ह्यूमन है और एक ये जो हमारा है एआई बेस्ड आंसर मशीन कह सकते हैं। तो यहां से क्या हो रहा था कि ये उस ह्यूमन को हरा देता है और ये जीत जाता है एक कंटेस्ट को। वही चीज है यहाँ पे, वाटसन won a quiz show। फिर 2012 की बात कर ले तो 2012 में गूगल ने लॉन्च किया था क्या, गूगल नाउ, जो कि आपका क्या था, एआई पे बेस्ड था, जो प्रिडिक्शन के बेस्ड पे आपको कुछ आंसर देता था, राइट। देन 2014 की बात करें, चैटबॉट वॉन अ कॉम्पिटिशन, इन ट्यूरिंग मशीन। कहने का मतलब ये जो चैटबॉट था वो बहुत हद तक ये था कि ह्यूमन जैसा बिहेव कर रहा होगा, ह्यूमन जैसा रिस्पॉन्स दे रहा होगा। तो वही ट्यूरिंग टेस्ट जो जीता था सबसे पहली बार 2014 में चैटबॉट। 2018 की बात करें तो द प्रोजेक्ट डिबेटर, 2018 में एक प्रोजेक्ट था द प्रोजेक्ट डिबेटर, जो आईबीएम वालों ने ही बनाया था। इसमें क्या था कि 2 एक्सपर्ट डिबेट करने वाले थे जो मास्टर डिबेटर थे, और एक डिबेटर जो था वो आपका एआई बेस्ड मशीन था। इनके बीच में डिबेट करवाया गया एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे, यानी कि कोई टॉपिक, एक कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक दिया गया और इस पे डिबेट करवाया। ऑल्दो मशीन था ही, मतलब वो क्या कहते हैं, जीता तो नहीं, बट हाँ ये था कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके वहां पे दिखाया। क्यों, तो वही आपका लिखा हुआ था, कॉम्प्लेक्स टॉपिक विद 2 मास्टर डिबेटर्स एंड ऑल्सो परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, यानी कि वहां पे भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। यानी कि अगर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम डिबेट करवाया गया था एक एक्सपर्ट के साथ चैटबॉट का, तो वहां पे भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा 2018 के अंदर। फिर 2018 में गूगल ने डुप्लेक्स नाम का एक एआई बेस्ड बॉट बनाया, जो कि आपका क्या करता था, जब इन्होंने टेस्ट करा, ये आपके लिए डिफरेंट काम कर सकते थे आपके लिए। जैसे इसमें जो इन्होंने दिखाया था कि ये एक रेस्टोरेंट में कॉल करते हैं ऑटोमेटिकली, ये बोट ही इनका जो है रेस्टोरेंट में कॉल करता है और वहां पे अपना टेबल बुक कराने की कोशिश करता है। ये कॉल मेरे बिहाफ में या आपके बिहाफ में कॉल करेगा, रेस्टोरेंट में, सैलून में या कहीं भी, बट इन्होंने उसमें दिखाया था कि सैलून में कॉल किया और बुक करवाया अपना अपॉइंटमेंट विदाउट किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। ये खुद ही कॉल किया और खुद ही बुक भी कर दिया। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये हमारा कुछ
ईयर ऐसे चला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ये कुछ हिस्टोरिकल डेटा थे जिसको देखना जरूरी था, कौन सा चीज कब आया। अब नेक्स्ट टाइम से जब हम लोग क्लास में आएंगे तो हमारा टॉपिक 1 बाय 1 चलेगा। तो अब इसमें हमारा कुछ रह नहीं गया है, तो हम लोग 1 बाय 1 शुरू करेंगे अपने टॉपिक को जो हमारा सिलेबस में था, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा है एलन ट्यूरिंग टेस्ट। चलिए जी, थोड़ा आगे देखते हैं एआई में। अगर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लिया एआई का, अब देखते हैं कि ये टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो दो, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड बेस्ड ऑन क्या कहते हैं फंक्शनैलिटीज, हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज अगर देखें आप लोग, तो ये हमारे पास 3 टाइप का है। बेसिकली ये आपका सिर्फ थ्योरी पार्ट है। एग्जाम में अगर बेसिक आ जाता है तो इसमें से कुछ भी आप लिख देंगे, जैसे अगर ओवरव्यू देने के लिए ही एआई का आ जाए, तो बाकी जो हम लोगों ने करा पीछे वो और साथ में ये आप दे सकते हैं, राइट। तो ये हम 2 थिंग्स पे डिवाइड कर रहे हैं, एक बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज और दूसरा कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज, जिसमें कि आपका है, इसमें अगर देखें तो सबसे पहला आता है नैरो एआई, या इसी को हम लोग वीक एआई भी बोलते हैं, इसी को हम लोग वीक एआई भी बोलते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और बोल सकते हैं हम लोग इसको, ज्यादातर आपको नैरो ही सुनने के लिए मिलेगा, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एक एएनआई भी बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग एजीआई, और इसको सुपर इंटेलिजेंट एआई, सुपर इंटेलिजेंट एआई, सुपर इंटेलिजेंट एआई, ठीक। अब इसमें बेसिक सा डिफरेंस देखना है, बाकी चीजें थोड़ा डिटेल में अगर होगा, डिटेल में आपको वीडियो के साथ ही हम पीडीएफ डलवा देंगे, आप पीडीएफ में देख सकते हैं। बस बेसिक सा समझना है कि डिफरेंस क्या है इन सब में। तो जो नैरो एआई है, इसका डेवलपमेंट हम लोग करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। कहने का मतलब कि ये सारा कुछ तो नहीं करेगा, बट जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग अगर इसे बनाएंगे तो वो स्पेसिफिक टास्क ही करेगा, उसके अलावा नहीं कुछ करेगा। तो अगर एग्जांपल की बात अगर हम लोग कर दें, तो सपोज अगर मान लेते हैं कि हम चेस गेम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं, या फिर टिक टैक टो खेलने के लिए टिक टैक टो इसके लिए बना रहे हैं, या फिर एक सॉल्व कराने के लिए, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व कराने के लिए, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व। अब ऐसा नहीं कि मैथ प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो ये सारा कुछ ही सॉल्व कर देगा। अगर किसी विशेष टॉपिक पे अगर हम लोग बना रहे हैं तो सिर्फ उसी टॉपिक को ये कवर करेगा। तो ऐसे एआई को हम लोग बोलते हैं नैरो, नाम से ही लग रहा है कि इसकी जो होगी लिमिटेड कैपेबिलिटीज होगी, वो किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बना होगा, राइट। दूसरा देख लेते हैं, इसमें जनरल एआई है। अगर इसको देखें तो हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन कैपेबिलिटी से थोड़ा कम। अगर ह्यूमन के रिस्पेक्ट में देखें तो ह्यूमन कैपेबिलिटी से थोड़ा सा कम कह सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन एक हमारा है तो वो सारा कुछ कर सकता है, राइट। हर एक इंटेलिजेंस वाला काम कर सकता है, बट ये है हमारा किसी पर्टिकुलर के लिए, तो इससे हम कह सकते हैं ह्यूमन के रेफरेंस में थोड़ा कम। ये है जिसमें हम लोग रेप्लिकेट करना चाहते हैं कंप्लीट ह्यूमन इंटेलिजेंस को। रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट, उसी का कॉपी बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो जनरल एआई हम ऐसा एआई डेवलप करना चाहते हैं जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटी से मैच करता हो, जो एक ह्यूमन कर सकता है वो सारा काम ये करेगा, राइट। तो ये हमारा जनरल एआई के अंदर आ जाएगा। देन हमारा है सुपर इंटेलिजेंट एआई, जिसमें कि हम लोग इसमें ऐसे एआई डिवाइस का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं जिसमें कि हमारा इमोशंस भी आ जाए, कॉन्शियसनेस भी आ जाए, जो ह्यूमन के अंदर होता है, जो अंडरस्टैंड करता है किसी भी सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई डिसीजन लेता है। तो वैसा एआई अगर हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं तो ये हमारा सुपर इंटेलिजेंट एआई, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा कर सके, राइट, बियॉन्ड द ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ये हम लोग शॉर्ट में सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये शॉर्ट में एक मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए। बाद बाकी आपका पीडीएफ में सारा कुछ लिखा हुआ है, ये पीडीएफ हम आपको उसमें डलवा देंगे वीडियो में। साथ ही साथ अब देखते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज हमारा कौन कौन सा है। तो बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी सबसे पहला है रिएक्टिव एआई। कौन सा है? रिएक्टिव एआई। रिएक्टिव एआई में इसमें आपका किसी भी तरीके का नो मेमोरी, यानी कि कोई भी मेमोरी इसमें आपका नहीं होगा, कोई मेमोरी नहीं होगा। दैट मीन्स कि करंट सिचुएशन पे ही
अंडरस्टैंड करके उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा, तो मेमोरी नहीं होगा। जनरली इसका भी डेवलपमेंट हम लोग क्यों करते हैं? गेम पजल को सॉल्व करने के लिए, गेम पजल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तरीके से कह भी सकते हैं कि अगर हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें, जिसमें अगर हमें कुछ स्टोर नहीं करना है, तो हम लोग इसके में बना सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कि करंट सिचुएशन पे काम करेगा। कोई भी इसके पास मेमोरी नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये प्रीवियस चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकता है, तो जो भी होगा करंट सिचुएशन पे ही होगा। सेल्फ ड्राइविंग कार को रखा जा सकता है आपका रिएक्टिव एआई में। मेजर ध्यान क्या रखना है कि इसमें कोई भी मेमोरी नहीं होगा, और इसमें आपका जैसा कि नाम ही लिखा हुआ है लिमिटेड मेमोरी एआई, इसमें आपका मेमोरी है, मेमोरी का यूज होगा। दैट मीन्स कि पास्ट के एक्सपीरियंस से भी लिख सकते हैं टेक डिसीजन बाय पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पास्ट में की चीजों को भी देख करके ये डिसीजन ले सकता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो जैसे अगर टेस्ला का जो कार है हमारा, एक एग्जांपल में अगर लेंगे, टेस्ला का जो कार है सेल्फ ड्राइविंग कार, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते कि एक कार आपका मूव कर रहा है, राइट, एक कार आपका मूव कर रहा है, तो अगर कोई चीज सामने से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, इसका सेंसर इन चीजों को ऑब्जर्व करेगा कि कौन सी चीज कितनी दूरी पे है, राइट, क्या इसकी स्पीड है, मान लेते ये इस दूरी पे है, क्या इसकी स्पीड है, तो ये सब क्या कैलकुलेट करके अगर देखा जाए तो इंटरनली इन सब चीजों को कैलकुलेट करके ये मेमोरी में आपका स्टोर करेगा, और देन उसके अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लेगा कि इनको ब्रेक अप्लाई करना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। तो ये दूसरा चीज हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमने इस पे कोई डेस्टिनेशन पे जाना है, हमें मान लेते ये मेरा डेस्टिनेशन है, राइट, यहां जाना है, तो ये डेस्टिनेशन से हम लोग कितनी दूरी पे हैं, जैसे जैसे उसके पास पहुंचेंगे तो सबसे पहले फीड करना पड़ेगा कि डेस्टिनेशन क्या है। अगर मान लेते हैं कि 1000 मीटर डेस्टिनेशन है, और इसके नजदीक जैसे जैसे जाते रहेंगे डेस्टिनेशन हमारा कम होगा, जब 0 होगा हम लोग बोलेंगे कि पहुंच गया। तो इन चीजों को, ये एक्स्ट्रा डेटा को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास मेमोरी चाहिए। तो लिमिटेड मेमोरी एआई में क्या है कि हम लोग एक मेमोरी का यूज करते हैं, बट ये नहीं कि बहुत ज्यादा मेमोरी का यूज करें, बस बेसिक फंक्शनलिटी के लिए हमें मेमोरी चाहिए, ताकि हम उस समय डिसीजन लेने में हमें आसानी हो, राइट, जो कि हमारा किसमें, रिएक्टिव एआई में नहीं होगा। उसी समय जिस समय उसने सेंसर से सेंस किया कोई चीज और एक्शन उसी समय ले लेगा, राइट। देन है आपका थ्योरी ऑफ माइंड एआई, जो कि आपका सेल्फ, एक तरीके से कह सकते हैं थ्योरी ऑफ माइंड में कि ये कुछ डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। इसमें अगर देखेंगे तो लर्निंग कैपेबिलिटी आ जाने की वजह से, अगर इसमें क्या आ जाता है, लर्निंग एआई, ये इसमें आपका क्या है कि ये कुछ डिसीजन अपने हिसाब से ले सकता है प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे, राइट। तो ये है आपका थ्योरी ऑफ माइंड। जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, अगर कोई हम लोग डिसीजन लेते हैं तो अचानक से डिसीजन ना लेके क्या करते हैं, प्रीवियस चीजों को देखते हैं कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था, फिर ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। सेम वही थ्योरी ऑफ माइंड में आपका क्या हो गया, प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करने के लिए बनेगा आपका। नेक्स्ट में हम लोग देखें एप्लीकेशन ऑफ एआई। हम लोग डिफरेंट एरिया में एआई का यूज अभी फिलहाल कर भी रहे हैं, और इन फ्यूचर हम लोग और भी एक्स्ट्रा इसका यूज करेंगे। तो कुछ एप्लीकेशन ऑफ एआई हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। आप चाहें तो किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं एआई को, जैसे हम लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, वैसे ही आप लोग एआई का भी यूज मल्टीपल फील्ड में कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, हालांकि इससे आपका ये नहीं आएगा कि किसमें कैसे यूज होगा, बट हम लोग फील्ड देख लेते हैं जहां जहां पे अभी प्रेजेंटली यूज भी हो रहा हो, या इन फ्यूचर हम लोग सोच भी रहे हैं कि उस पे काम हो। तो जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे चैट बॉट का, जो आजकल जितने भी वेबसाइट आते हैं वो अपना एक चैट बॉट उस पे इंक्लूड कर देता है, जिससे कि वो 24/7 आपको आंसर करने के लिए रेडी रहता है, राइट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इसमें आप जो मन करेगा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो हेल्थ केयर में एआई इन हेल्थ केयर,
ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके अलावे भी आपके पास कोई एग्जाम्पल होगा तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लिखा रहे हैं सिर्फ वही लिखना है। हेल्थ केयर में देखें तो अब क्या है, अब हमारे पास ऐसे डिवाइसेज अवेलेबल हो गए हैं जिनको हम लोग अगर अपने में यूज करते हैं तो वो चौबीसों आवर आपके हर एक एक्टिविटी को, इंटरनली हर एक एक्टिविटी, कहने का मतलब जैसे बीपी चेक करना, जैसे शुगर लेवल चेक करना, बीपी चेक करना, शुगर लेवल चेक करना, ये सब लेवल और भी चीजें हैं जो मेडिकल टर्म में होता होगा, हमें उतना नहीं पता, बट अगर देखा जाए तो इन चीजों को जान रहे हैं तो ये चीज चेक करता रहेगा, और जैसे ही एक लिमिट से एक्सीड करता है तो वो अपने आप ही क्या करेगा, डॉक्टर को कॉल भी करने का काम करेगा, राइट। और ये आपका अवेलेबल है अभी भी फिलहाल मार्केट में, ये चीजें हैं जो आपका ये हमेशा चौबीसों आवर करता रहेगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि या तो अकेले रहता हो या फिर हो सकता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में होगा, तो उनके मेडिकल कंडीशन को हमें हमेशा जांचने की जरूरत है। अगर कुछ वैसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो वो डॉक्टर को कॉल कर सकता है, अपने आप ही करेगा, वो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो आजकल हर बड़े लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से। अब इसमें क्या होता है, जब हार्ट अटैक आने वाला होता है किसी को पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ आने वाला है, राइट, और अचानक ही आता है और अचानक ही लोग चले जाते हैं। तो इस केस में हमारा ये, अगर एआई इंटेलिजेंट कोई डिवाइस होगा जो कि हमें इस चीज का जानकारी देते रहे कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि हो सकता है दिक्कत आ जाए, तो उस केस में आपको क्या करेगा, अगेन डॉक्टर को कॉल कर सकता है। तो हेल्थ केयर में दूसरी चीज, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर जैसी ऐसी बीमारी है जो काफी कॉम्प्लेक्स है, इसका इलाज भी काफी कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसी चीजों में हमारा एआई जो है हेल्प करेगा इस चीज को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि अगर एक ह्यूमन रिसर्च करता है थोड़ा टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है, मशीन से करवाएंगे तो वो थोड़ा जल्दी करेगा। तो ऐसी चीजों में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, तो हेल्थ केयर में भी यूज कर सकते हैं और हो भी रहा है। तीसरा अगर देखें तो फाइनेंस सेक्टर में, एआई इन फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर आप लोग बहुत सुनते होंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट, अब इसमें होता है पैसे लगाने से पहले हमें एक कंफ्यूजन होता है, हमें डेटा को एनालाइज करना होता है, रीड करना होता है कि कौन सी कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, कब कब डाउन हुई, कब कब अप हुई, ये सब चीजें कौन स्टोर करके रखेगा। अगर इस पे हम लोग कोई ऐसा मशीन बनाए या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो एआई इनेबल्ड सॉफ्टवेयर हो, तो ये क्या करेगा, इन चीजों पे मतलब एक हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता है, साथ ही साथ डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर सकता है कि किस कंपनी में पैसे लगाने हैं, किस कंपनी में नहीं लगाने हैं, राइट। दूसरी चीजें, अगर किसी कंपनी के लिए बात करें तो वो कंपनी में जो डेटा है अवेलेबल, उसको बैकग्राउंड में एनालाइज करता रहेगा, और साथ ही साथ वो ये भी बताता रहेगा कि आपकी कंपनी में कहाँ कहाँ घाटा हो सकता है, कहाँ फायदा हो सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं हम एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। तो ऐसी जगहों पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, एआई का। ये सब सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट है, डेवलपमेंट फेज में है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कह सकते कि 100% रिलाई कर सकते हैं इन चीजों पे, सबका सब डेवलपमेंट फेज में है और कोई भी 100% नहीं है अभी। तो आप अपनी भाषा में इन चीजों को जैसे भी एक्सप्लेन करेंगे सब सही होगा। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि जो एग्जैक्टली वर्ड्स हम बोल रहे हैं वही आपको लिखना है। बस एक है कि मोटा मोटी अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपको गलत या सही नहीं करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास जो एआई अभी तक अवेलेबल है वो लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं है कि 100% हम लोग कह सकते हैं कि वो एफिशिएंट है, राइट। तो इन चीजों पे इतना फोकस नहीं करना है उतना। देन है हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन। अगर आप लोग टेलीग्राम वगैरह यूज करते होंगे, टेलीग्राम या फिर टेलीग्राम क्या कोई भी आजकल अगर कोई वेबसाइट यूज करते हैं, सब जीमेल ही करते हैं, और जीमेल में आप कोई मैसेज लिखने जाते हैं, राइट। उस समय ऑल्दो ये हम लोग टेस्ट रिकॉग्निशन की बात हो जाएगी, यहाँ पे मान लेते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होगा, होता है, होगा नहीं, कि जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड हैं, राइट। तो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड हमें यूज नहीं करना है, बट अगर हम लोग यूज करते हैं तो आपने सुना होगा न्यूज चैनल में या कभी भी देखते होंगे बिप बिप की आवाज आ जाती है। तो वो क्या बिप बिप बैठ के कोई लाइव में तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बैठ के फिर वहां बिप लगाएगा फिर
बीप सुनाई देगा। तो उस समय क्या होता है, ये आपके स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है, और स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो हमने रिस्ट्रिक्टेड वर्ड के लिए एआई डेवलप कर रखा है, उस वर्ड पे क्या करेगा, बीप साउंड लगा देगा, या जो भी लगा दे, या उसको बीप लगा दे, या फिर साइलेंट कर दे वहां पे, राइट। तो ऐसे एआई को हम लोग क्या, मतलब हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन में भी एआई का यूज कर सकते हैं। फिर सेम है आपका फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ अगर देखें से और भी नेचुरल लैंग्वेज, ये आपके सिलेबस में, इस पे हम लोग को पूरा ही पढ़ना है। नेचुरल लैंग्वेज, एनएलपी बोलते हैं शॉर्ट में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दैट मीन्स कि एक ह्यूमन की भाषा को समझे, राइट। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, वैसे ही मशीन भी हमारी भाषा को समझे, और जो हम कहना चाह रहे हैं उस चीज को समझे, राइट। अगर हम कुछ बोल रहे हैं अपनी भाषा में, तो उसको समझता है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देगा। तो आजकल बहुत सारे ऐसे चैटबॉट हैं अवेलेबल। चैटबॉट जैसे हम लोग पहला ही एग्जांपल लिया था, जिसमें चैटबॉट में हम अपने क्वेरी को क्या करते हैं, कोई फिक्स फॉर्मेट में तो नहीं लिखते हैं कि हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे हमारी टूटी फूटी अंग्रेजी है, उसी टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखते हैं, और चैटबॉट उस चीज को अंडरस्टैंड करके आपको रिप्लाई ऐसे देता है जैसे सामने ह्यूमन बैठा हुआ है, राइट। वही आपका कहलाता है ये चीज हम लोग को पढ़ना भी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें कि एक मशीन कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज इन द ओरिजिनल फॉर्मेट, राइट। सिक्स्थ कह सकते हैं यूज हम लोग कर सकते हैं इसका, सॉल्व द मैथमेटिकल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन। हम मैथ में बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पाई की बात ही करें, तो पाई भी कैलकुलेट करते हैं, तो ये इंडलेस है, राइट। तो कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हैं जो कि अगर हम लोग करने बैठे, एक ह्यूमन करने बैठता है, तो हो सकता है कि वो टायर्ड फील करे, बोरियत फील करे, ना करे। बट हम लोग इसके थ्रू अगर कराएं, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल है जिसमें ह्यूमन को बहुत सालों लग जाएंगे, वो एआई की मदद से हम लोग बहुत ही जल्दी करवा सकते हैं। तो हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एआई का यूज कर सकते हैं, राइट। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि 10 में से 3-4 तो आप लिख ही देंगे, 10 लिखवा देते हैं। एआई इन गेमिंग, इसका सबसे एक एग्जाम्पल था जो 1967 में आया था, कौन सा था, सॉरी 1997 में, डीप ब्लू, जो कि एक चेस प्लेयर को हराया था, डीप ब्लू। तो हम लोग एआई का यूज कहाँ कर सकते हैं, गेम में भी कर सकते हैं। जो कि जब अभी क्या होता है कि हम लोग अगर कंप्यूटर के साथ खेलते हैं, राइट, तो हम कहते हैं कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं। बट जब आप एआई बेस्ड गेम खेलेंगे, तो आपको फील ही नहीं होगा कि सामने वाला कंप्यूटर है। वो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि सामने वाला ह्यूमन है। वो हमारी तरह ही छोटी मोटी एरर जानबूझकर करेगा, जिससे कि फील हो कि वो ह्यूमन ही है। तो हम लोग एआई का यूज कहाँ, गेम में भी कर सकते हैं। जहां मन होगा वहां एआई का यूज कर सकते हैं। एआई इन हम लोग कहें एविएशन में यूज कर सकते हैं। एविएशन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, ये सब तो हमें पता है, राइट। अगर मौसम वगैरह खराब होने की संभावना है, तो हम लोग ये भी बता देगा और डिसीजन भी लेगा कि क्या करना है। अपने आप ही ये सब कर सकता है कि अगर कुछ मौसम खराब हो रहा हो, सामने से पक्षी आ रहा हो या जो भी आ रहा हो, तो उस चीज को रीड करके वो बता देगा। फ्यूल अगर कम होने वाला हो, या कहीं पे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, मान लेते हैं एरोप्लेन में, तो वो रीड करके हमें सूचित करेगा, या फिर हमारे एक्शन ना लेने के केस में वो खुद भी एक्शन लेके उस चीज को ठीक कर सकता है, या फिर सेफ लैंडिंग भी करवा सकता है, राइट। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कुछ फिक्स लाइनें ही बोलनी है आपको या लिखनी है, जो समझ में आए लिख देना है। एआई एजुकेशन में इसका बता देते हैं, एआई इन एजुकेशन, कि आने वाला समय ऐसा होगा जहां पे हम लोग ऐसे लिख नहीं रहे होंगे। आने वाला समय होगा आप लोग रोबोट से, आप लोग तो नहीं, लेकिन आपका हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन रोबोट से ही पढ़े।
तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो एआई इन एजुकेशन, जहां पे कि आपकी क्लासेज कौन लेगा, एआई के थ्रू ही लिया जाएगा। और उसमें फायदा आपका क्या होगा कि ये सब मशीन है, ना इनको दिन से मतलब है ना इनको रात से मतलब है। तो ये 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। अगर आप किसी भी समय उठते हैं, किसी भी समय सवाल करते हैं, ये आपका जवाब देने के लिए रेडी रहेंगे। एक और लिख लेते हैं। तो हम लोग एजुकेशन सेक्टर में भी यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं, एआई इन एग्रीकल्चर। एक स्टोरी बताए थे कि जो बिल गेट्स के घर में कुछ ऐसे सिस्टम लगाए गए थे जिससे कि अगर उनके बगीचे का पौधा सूख रहा होता था या उनके पत्तों में नमी की कमी आ जाती थी तो फव्वारा अपने आप ही चल जाता था। पहली चीज ऐसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद मौसम के हिसाब से फसल में कब पानी चाहिए, क्या खाद कितनी जरूरत होगी। जैसे हमें क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही फर्टिलाइजर को यूज कर लेते हैं, जरूरत ना भी होने पे कुछ फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, या जिस फर्टिलाइजर की जरूरत है वो नहीं करते हैं। तो वो क्या करेगा, आपका जो मिट्टी में है, जो मिट्टी है आपका, उसके अंदर जो पोषक तत्व होंगे उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद जिस चीज की कमी होगी या जिस चीज की अधिकता होगी वो समय समय पर बताता रहेगा, जिससे कि किसानों को हेल्प हो सकता है। राइट। तो हाँ, ऑल्दो किसान हमारे ये ले तो नहीं सकते हैं, बट हाँ एक बड़े लेवल पे किया जा सकता है कि उनको हेल्प मिल जाए इन चीजों से। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, बाकी कुछ एप्लीकेशन अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन रहेगा एआई का। तो आपका सारा ओवरव्यू हम यहीं पे होता है खत्म। अब इसके आगे हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को देखेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखें टाइप्स ऑफ एआई। कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एआई, इसको जनरली मोटा मोटी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगेन फिर से कह दे रहे हैं, ये थ्योरी पार्ट है, आप लोग को इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है कि कौन से दो पार्ट बेस्ट मेन थे, ऐसा कुछ याद नहीं करना है। ये अपने सहूलियत के लिए हम लोग करते हैं ऐसा, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। ठीक है, पहला ये है कैटेगरी। दूसरा हम लोग कह सकते हैं, दूसरा है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। बेस्ड ऑन फंक्शन या फंक्शनैलिटीज भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शनैलिटीज। ठीक है, ये हम लोग बेसिकली दो में डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज और बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज एआई को। तो इसमें आपका जो आता है सबसे पहला है इसके अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं नैरो एआई। नैरो एआई, बहुत तरह के नाम हैं, नैरो एआई बोल सकते हैं, एक नाम और है वीक एआई, और तीसरा बोल सकते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ठीक, ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर इसमें हम लोग देखें तो हम लोग इसमें एक्चुअली में क्या देख रहे होते हैं कि ये ह्यूमन से बिलो है या ह्यूमन के इक्वल है या ह्यूमन से ऊपर है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से। तो ये जो है आपका एक तरीके से कहेंगे तो इसके जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन के बराबर तो नहीं। कैपेबिलिटीज की बात करें, अगर एक ह्यूमन है तो वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, राइट, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। बट इस तरह का एआई जो हम बनाएंगे नैरो एआई, ये होगा किसी न किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए को अचीव करने के लिए होगा, राइट। यानी कि ये जनरलाइज ना होकर के क्या होगा, स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर के काम करने के लिए। अगर एक बात करते हैं कि अगर हमने बनाया चेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चेस खेलने के लिए, अगर गेमिंग के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ वो चेस ही खेलेगा, अदरवाइज और कुछ काम नहीं कर सकता है, मतलब उसका एक ही काम होगा चेस खेलना। अगर हम लोग मान लेते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए बना देते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार, तो ऐसा नहीं है कि ये कार को छोड़ करके कुछ और चलाने लग जाए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुछ सम स्पेसिफिक काम के लिए है। अगर मैथमेटिकल में कोई हम लोग कोई टॉपिक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि
प्रॉब्लम को सॉल्व करे, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सारा, ऐसा नहीं है कि सारा मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बट हमारा क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करेगा। दैट मीन कि ये ह्यूमन कैपेबिलिटी से कम होगा। तो इसमें हम लोग क्या है, आपको ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, तो उसमें आप पढ़ लेंगे, बस यहाँ समझ लेते हैं तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक। तो नैरो में हमारा क्या है, सम स्पेसिफिक टास्क के लिए है, एक लाइन में ध्यान के रखना है, नैरो में सम स्पेसिफिक टास्क के लिए है, बाकी कुछ एग्जांपल कुछ भी एक टास्क लेकर के आप दे सकते हैं। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारा एजीआई, जो जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा इसलिए फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये एआई आपका होगा ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बराबर, राइट। यानी कि जो काम एक ह्यूमन कर सकता है वो सारा काम आपका ये इस टाइप का भी एआई करेगा। तो जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो ये है, नैरो अवेलेबल है। कोई ऐसा एआई हमारे पास नहीं है अभी जो कि जो कि सारा काम कर सके एक ह्यूमन की तरह। हमारे पास कुछ रोबोट जरूर अवेलेबल हैं, जैसे एग्जांपल में हमने देखा था सोफिया। सोफिया ऐसे होगा या सोफिया जैसे होगा, सोफिया रोबोट जो है, जो सबसे फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है आपका। तो ये कर सकता है, ये मैक्सिमम काम जरूर करता है, बट ऐसा नहीं हम लोग कह सकते कि ये एक ह्यूमन की तरह सारा का सारा कुछ काम कर दे, क्योंकि एक ह्यूमन कुछ भी कर सकता है, इसकी कैपेसिटी का कोई लिमिट नहीं है, राइट। हम में से ही कोई आर्मी में चला जाता है, हम में से ही कोई डॉक्टर बन जाता है, हम में से ही कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई प्लम्बर बन जाता है। तो ह्यूमन की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जो इस तरह के रोबोट अवेलेबल हैं, तो वो अभी भी नहीं कह सकते हम लोग कि वो कंप्लीट ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, बट डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास अवेलेबल कौन सा है, नैरो एआई। सेकेंड है हमारा कौन सा, आर्टिफिशियल जनरल एआई। जनरल एआई नाम से ये जनरलाइज चीजें, यानी कि मैक्सिमम चीजें कर सकता है ये। हम लोग कोशिश इसमें ऐसे करेंगे जो एक ह्यूमन कर सकता है वो सारा का सारा काम कर सके। कहने का मतलब ये ऐसा एआई होगा जिसको हम इंजीनियर भी बना देंगे, जिसको हम डॉक्टर भी बना देंगे, और जिसको टीचर भी बना देंगे, और जिसको एक हो सकता है मिस्त्री भी बना देंगे, कुछ भी बना दें। नाम में ही लगा है जनरल, जहां जनरल वर्ड आ जाता है मतलब अ, वो जनरलाइज चीजें हैं, यानी कि सब कुछ करने में सक्षम है, ठीक। तीसरा है आपका, ये हो गया पावर ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस, कहने का मतलब कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिलता जुलता। तो ये सब अभी कॉन्सेप्चुअल है, ये हमारे पास अवेलेबल है, ये सब अभी कॉन्सेप्चुअल है, और ये हमारे थिंकिंग से बाहर है। दैट मीन्स कि अभी इस पे हम लोग सिर्फ कह सकते हैं कि ये डिफाइन है, ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं। ये है आपका सुपर इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। अगर ऐसे ध्यान में रखेंगे तो आप एग्जाम में लिख भी पाएंगे कि सबसे पहला कौन, जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से कम हो, दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकता है। दूसरा जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज के ऑलमोस्ट बराबर हो, और तीसरा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के कैपेसिटी से बहुत ज्यादा हो। दैट मीन्स कि ये एआई, सुपर इंटेलिजेंट एआई, ये एआई क्या होगा कि खुद से डिसीजन तक ले सकता है, राइट। जैसे हम लोग अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं, गलत हो या सही हो डजेंट मैटर, वैसे ही ये जो सुपर इंटेलिजेंट एआई का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें है कि ये डिसीजन खुद से लेगा और सही डिसीजन ही लेगा। तो ये हमारे थिंकिंग से बियॉन्ड है अभी, इस पे अभी बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट होना बाकी है। तो मेन हमारे पास जो अवेलेबल ये है, और इस पे सब पे काम चल रहा है। तो ध्यान क्या रखेंगे, नैरो एआई, इसी को बी के आई बोल देते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये है एआई जनरल इंटेलिजेंस, इसी को इन शॉर्ट हम लोग जनरल एआई भी बोलते हैं, जनरल एआई। और यह है सुपर इंटेलिजेंट एआई, जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटी से ज्यादा है, राइट। ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। सेकेंड देखते हैं फंक्शनलिटीज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला इसमें क्या आएगा, रिएक्टिव, रिएक्टिव, रिएक्टिव एआई। दैट मीन्स रिएक्टिव एआई में आपका कोई भी मेमोरी यूज नहीं होगा, राइट। नो मेमोरी यूज, नो मेमोरी, नो मेमोरी यूज मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं होगा। ये जो टास्क परफॉर्म करेगा आपका, या फिर ये जो एक्शन करेगा, वो
एट अ टाइम ही करेगा, कोई चीज स्टोर करके नहीं रखेगा ताकि वो हो सकता है कि आगे उस चीज पे डिसीजन ले। तो ऐसा कुछ स्टोर करके नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम आपका ये क्या करेगा, रीड करेगा चीजों को और उसी सेम टाइम पे एक्शन भी परफॉर्म करेगा, राइट। जैसे कि अभी हमारा एक एग्जांपल जो चल रहा था वही चेस वाला ही अगर देखें, चेस खेलते समय ये कोई भी चीज स्टोर करने की जरूरत है नहीं, जो मूव है उसके मूव को देखा और ये अपने तरफ से अपना मूव करेगा, राइट। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव एआई, जिसमें हम लोग कोई भी मेमोरी यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर एक एग्जांपल थोड़ा सा पहले का लें तो वो जो हमारा एक डीप ब्लू था वो इसी टाइप का था, जो करंट सिचुएशन को ही सॉल्व करता था, उसी के अकॉर्डिंगली एक्शन लेता था, राइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग लिमिटेड मेमोरी एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई। इसमें आपका कुछ मेमोरी होगा बट लिमिटेड होगा। लिमिटेड कहने का मतलब ये नहीं कि 1 TB का मेमोरी दे दें इसको, हो सकता है कि वो 32 MB यूज करे, 64 MB यूज करे, क्योंकि ज्यादातर चीजें टेक्सचुअल होगी तो ये भी काफी एक इतना मेमोरी आपका हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा क्या करेगा, जो करंट में एक तरीके से एक एग्जांपल लेके समझाते तो समझ में आएगा कि अगर हमारा ये कार है, मान लेते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल अगर ले रहे हैं, तो ये कार है हमारा, मान लीजिए। अब ये हम लोग चाह रहे हैं क्या कि ये डिसीजन खुद ही ले, सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये डिसीजन खुद ही लेगा कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो वो पता इसको कैसे चलेगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करेगा, राइट। उस डिस्टेंस को मेजर करके स्टोर करके अपने में रखेगा मेमोरी में। यहाँ पे स्टोर करके रखा, क्या मेमोरी है, डिस्टेंस को मेजर किया। अभी डिस्टेंस मान लेते हैं ये 300 मीटर है, दैट मीन्स कि सेफ है अभी। लेकिन जैसे ही 100 मीटर के आसपास आ जाए, 100 मीटर या 50 मीटर पे आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये इनके बीच में कोलाइडन हो सकता है। तो ये कोलाइड ना करे तो ये कहां से इस चीज को रीड करेगा कि अब 50 मीटर है, ब्रेक अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज और क्या क्या ये चीज स्टोर करके रख सकता है कि अगर कोई साइड से गाड़ी आ रही है, साइड से गाड़ी आ रही है तो कितना साइड में है, कितनी दूरी पे है, ये स्टोर करके रख सकता है मेमोरी के अंदर। और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा कि उसे लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। दूसरी बात अगर हम लोग करें कि सपोज ये हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार है, हम सो गए तो हमें इसे डिस्टेंस फीड करके देना पड़ेगा, यानी कि डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमने इसमें पहले ही फीड किया, तो फीड कहाँ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कोई मेमोरी लगेगा उसमें। उस मेमोरी में हमने डिस्टेंस फीड कर दिया और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता जा रहा है। शुरू में मान लेते हैं 1000 मीटर है, चलते 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 वो यहाँ आ गया कार मेरा, तो यहाँ पे अब कितना है, 10 मीटर, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, ये जीरो जीरो पे आ जाएगा, कार रोक दी जाएगी। तो यानी डिसीजन किस पे हुआ, जो हमने हमारे पास जो मेमोरी में स्टोर है डेटा उसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो इसमें लिमिटेड आपका मेमोरी रहेगा, दैट मीन्स ताकि वो डिसाइड कर सके। तीसरा फिर है आपका लिमिटेड के बाद, तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड एआई। इसमें है आपका ये एआई ऐसा एआई होगा जो कि ह्यूमन के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर सके, राइट। जैसे हम जो बोल रहे हैं ठीक है, इस चीज को तो अंडरस्टैंड कर ले रहा है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू, बट इमोशंस जो है हमारा वो देख करके ये आइडिया लगाना कि ये रोने वाला इमोशन है, हंसने वाला है या फिर क्या है। जैसे हम लोग सामने वाले को देखते हैं, देखकर ही बताते हैं कि मन उदास है इसका या बहुत बड़ा खुश लग रहा है। तो ये एआई कि सब पे अभी काम, मतलब जितने एआई देख रहे हैं कोई भी अभी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इनका हाल एक कह सकते हैं एक लेवल तक वर्जन अवेलेबल है। तो इसमें आपका क्या है कि ह्यूमन के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट। चौथा अगर देखें, ये है बहुत ही खतरनाक, चौथा है आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। जैसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में है, यहां से अगर लेके चले, ये दोनों हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, दैट मीन्स कि ये हमारे कल्पना में है। तो सेल्फ अवेयरनेस एआई जो आपका होगा वो कह सकते हैं कि खुद का डिसीजन, ये जो है आपका सेल्फ अवेयरनेस एआई, ये खुद का डिसीजन लेगा प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे। जैसे हम लोग को क्या होता है
कि अगर हम लोग भी कुछ डिसीजन लेना होता है, जैसे सपोज कोई कॉलेज ही डिसाइड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे तो कॉलेज का नहीं ले लेते हैं कि हाँ इस कॉलेज में जाना है, क्यों जाना है उस कॉलेज में। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड उस बेसिस पे करते हैं कि किस कॉलेज से प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा है, किस कॉलेज में एजुकेशन बढ़िया दिया जा रहा है, किस कॉलेज में रहने की व्यवस्था अच्छा है। तो वो सब चीजें देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं। दैट मीन्स कि बहुत सारे फैक्टर्स पे ये हमारा सेल्फ अवेयरनेस है। एक होता है एक अगर दो लड़कों की बात करें, एक लड़का होता है जो बस सीधे करंट में जीते चला जा रहा है, राइट। एक होता है कि वो अपने फ्यूचर को भी देखता है कि हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर्ड होगा, उसके लिए वो काफी एक्स्ट्रा करिकुलम भी करता रहता है ताकि जॉब लेने में दिक्कत ना आए। तो ये आपका बिल्कुल एआई वैसा ही है, सेल्फ अवेयरनेस एआई, कि अपने आप डिसीजन तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ कुछ चीजें ये अपने आप ही करेगा। और मतलब अपने आप को ट्रेंड करके जैसे डिसीजन लेने में अपने आप को हेल्प करेगा, राइट। जैसे कि हमने कहा कि एक लड़का है जो कि अपने आप को जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए वो अलग से भी कुछ एक्टिविटी कर रहा है और अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है। तो वही आपका किस में आएगा, सेल्फ अवेयरनेस में। इसीलिए ये हाइपोथेटिकल में है, अभी इस पे डेवलपमेंट होना बाकी है। तो ये कुछ रहा ओवरव्यू आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये सारे के सारे क्योंकि इंट्रोडक्शन है, सब मोटे मोटे तौर पे बात है, जो कि अगर आप एग्जाम में आता है एक्सप्लेन आप अपने वर्ड में, क्योंकि इतनी बातें हमने की है तो उसमें से आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि क्या है नहीं है। कोई भी गलत होने का चांस नहीं है, आप अपने मन से लिख सकते हैं ये सब, क्योंकि एआई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हाइपोथेटिकल है, जो आप अपने सोच सकते हैं वही हो सकता है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर आपसे लिखने के लिए आ जाए तो, राइट। लेकिन हाँ, मेन टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोग सारी चीजों पे बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक। तो अब ये रहने देते हैं यहाँ पे। अवेयरनेस मेरे ख्याल से खत्म हो गया एक तरीके से, ओवरव्यू अगर देखें तो। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक, चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।